नीरज, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैंने अब तक तुझ पर कभी घर के राशन पानी, दूध, फल, मेवे, बच्चों की स्कूल फीस, माँ पिताजी की दवाइयों, कभी किसी चीज़ का बोझ डाला है क्या जो अब डालूंगा? तेरी दुकान घाटे में चल रही है, ये मैं भी जानता हूँ। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मेरे होते हुए तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तू बस अपनी दुकान जमाने पर ध्यान दे और घर की सब ज़रूरतें मैं पूरा कर दूंगा। बड़े भाई सुरेश ने छोटे भाई नीरज को सांत्वना देते हुए कहा। बड़े भाई सुरेश की पत्नी सुधा भी नीरज की पत्नी रेखा को सांत्वना देते हुए बोली, छोटी, अब तक घर का सारा फर्ज सुरेश संभालते आए हैं तो आगे भी वह संभाल लेंगे। तुम दोनों बस अपनी दुकान जमाने पर ध्यान दो। रेखा बोली, भाभी आप लोग ना होते तो जाने क्या होता, मैं और नीरज कब का टूट गए होते। सुरेश भैया और आपने यह सब कहकर हम दोनों के दिल का बोझ उतार दिया है। सुरेश और नीरज दोनों सगे भाई थे। पिता सुंदरलाल जी और पत्नी कावेरी जी ने सालों से संयुक्त परिवार को जोड़े रखा था। दोनों भाइयों की अलग अलग शहरों में साड़ियों की दुकानें थीं। बड़ा भाई सुरेश मेहनती था, उसकी दुकान उसने अपने बलबूते पर जमा रखी थी। घर का सारा खर्च हो या बड़े बूढ़ों की दवाई, बच्चों की स्कूल फीस, सभी का जिम्मा सुरेश के सिर पर था। क्योंकि नीरज की दुकान जमी तो नहीं थी, बल्कि दुकान में घाटा भी हो गया था। नीरज और पत्नी रेखा इस बात से चिंतित होकर भैया भाभी से गुहार लगा बैठे थे, मगर जैसे ही भैया भाभी ने यह प्यार भरे शब्द दोनों को कहे, दिल का बोझ हल्का हो गया। नीरज थोड़ा लापरवाह और ढीला इंसान था। उसे दुकान पर टिक कर ग्राहकों से बात करना नहीं आता था। एक यह भी वजह थी और दूसरे बड़े भाई का हमेशा से साथ देना नीरज को अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह बनाता गया। कहीं ना कहीं नीरज जानता था बड़े भाई सुरेश ने घर की सारी जवाबदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। सुरेश और सुधा घर पर कभी कोई तकलीफ नहीं आने देते थे, भले खुद हजार तकलीफों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए। घर वालों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसा मानना था दोनों का। रेखा अपने पति नीरज से परेशान थी। वह जानती थी कि नीरज में दुकान जमाने की क्षमता भी नहीं है। वह नीरज को दुकान जमाने की नई नई तरकीबें बताती, मगर नीरज उसे किसी भी चीज़ में रुचि ही नहीं थी। वह बस एक ड्यूटी की तरह दुकान पर सुबह जाता और रात को वापस लौट आता। रेखा जानती थी जब तक नीरज में काम को लेकर जुनून नहीं आएगा, वह कभी सुरेश भैया जैसी मेहनत नहीं कर पाएगा। सुधा और रेखा थी तो जेठानी देवरानी, मगर इन दोनों के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फर्क था। सुधा जहाँ पूरे परिवार को साथ लेकर चलती थी, वहीं रेखा को बस अपने पति की कमाई ज़्यादा न होने के कारण घर वालों के साथ चलना पड़ता था। उसे कुछ खास लगाव न था किसी से। सुधा जहाँ खुद के लिए कमी कर दे, मगर घर वालों की पसंद को ज़रूर पूरा करती, वहीं रेखा अपने खुद के बारे में पहले सोचती। रेखा सिर्फ अपनी जेठानी सुधा से मुँह पर मीठा मीठा बोलती थी, अंदर ही अंदर उसे सुधा से बहुत जलन होती थी। घर में सुरेश और सुधा का बोलबाला था, बस यही बात खटकती थी रेखा को, मगर मन ही मन अपने नसीब को कोस कर रह जाती थी। हमेशा सोचती कि काश उसे नीरज जैसा पति न मिला होता। रेखा सिर्फ अपने मतलब निकालने के लिए सभी से अच्छी अच्छी बातें करती थी। एक दिन की बात है, रेखा का बेटा आरव खेलते खेलते बिस्तर से गिर गया और रोने लगा। रेखा बोली, आरव बेटा, तू तो मेरा बहादुर लड़का है, रोते नहीं। वैसे भी लड़के कभी नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं, और हंसने लगी। इतने में सुधा वहां आ गई और बोली, रेखा, तुम्हें बेटे को चुप करवा कर मजबूत बनाना है, यह सही बात है, मगर लड़का और लड़की का भेद बताकर चुप करवाना यह सही नहीं है। तुम इसके मन में यह बात डाल रही हो कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। इसमें आरों में लड़कियों के लिए नकारात्मकता आ जाएगी और वह कभी लड़कियों की इज्जत नहीं कर पाएगा। रेखा बोली, भाभी, अब आपसे क्या छुपाना, आप देख रही हैं ये नीरज कैसे ढीले हैं, हमेशा सहमे हुए से रहते हैं। नीरज को लगता है वह जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए डरती हूँ कि कभी आरव भी नीरज की तरह कमज़ोर ना बन जाए। और दूसरी तरफ सुरेश भैया कितने मेहनती और होशियार हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सुरेश भैया की तरह बने, इसमें सारे ऐसे गुण हों जो सुरेश भैया में हैं। सुधा बोली, छोटी, तेरे सुरेश भैया ने कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर नहीं उठाया और लड़का लड़की में भेद करना भी नहीं सिखाया। इसलिए अगर तू सचमुच चाहती है कि तेरा बेटा सुरेश जी की तरह बने तो उसे सही गलत में पहचान अच्छे तरीके से करवा। लड़कों का भी दिल होता है, उन्हें भी रोना आता है। जब रोकर दिल हल्का हो जाएगा तो आरव अपने आप चुप हो जाएगा। लड़के लड़कियों में भेद बताकर तुम कहीं ना कहीं लड़कियों का अपमान कर रही हो।
रेखा को लगने लगा था कि इसका पति पूरा घर का खर्च उठाता, इसलिए घमंड से सभी को ताने मारती फिरती है। मगर इनको क्या पता, जब पति निठल्ला हो तो बेटे से ही सारी उम्मीदें रखी जाती है। अब हर किसी की किस्मत इनकी तरह बुलंद तो होती नहीं है। सुधा कभी रेखा के इरादों को भाप नहीं पाई। सुधा की आदत थी, उसे जो सच लगता वह मुंह पर बोल देती थी। सुधा की यह आदत घर में सबको पसंद थी, सिवाय रेखा के। आज रेखा बहुत गुस्से में थी। रात को वह पति नीरज से बोली, आप सुरेश भैया की तरह क्यों नहीं बनते? देखते नहीं वे कितने मेहनती और मृदुभाषी हैं, और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं। इसलिए तो बड़ी भाभी अपना हुक्म चलाती हैं दिन भर। घर में सबकी चहेती तो बड़ी भाभी है ना, बस जो कहेंगी वही होता है घर में। आपके माँ पापा भी तो उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुझे तो सबने सिर्फ नौकरानी बना रखा है। अगर तुम्हारी दुकान भी चलती तो आज मुझे सबकी जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। नीरज बोला, रेखा, सुधा भाभी हमेशा सच बोलती हैं, जाने क्यों तुम उनसे इतना चिढ़ती हो। और मैं भी मेहनत कर तो रहा हूँ, मगर अभी वापस दुकान जमने में समय लगेगा। रेखा बोली, मैं कल से आपके साथ चलूँगी और आपकी मदद करूँगी। दूसरे दिन से सुबह नीरज के साथ रेखा भी दुकान जाने लगी। चूँकि कपड़े की दुकान थी तो औरतें इस काम में निपुण रहती ही हैं। रेखा ने दुकान जमाने की एक से बढ़कर एक तरकीबें निकाली। कभी साड़ियों पर सेल लगाया, कभी 3 साड़ी मात्र 1000 रुपये में, तो कभी साड़ियों की बढ़ चढ़कर तारीफ की। 6 महीनों में नीरज और सुधा ने मिलकर दुकान जमा ली। पैसा भी हाथ में आने लगा। नीरज बोला, अरे वाह रेखा, आज दुकान में लाख रुपए की बिक्री हुई। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। सच तुम ना होती तो शायद मैं कभी इतनी जल्दी दुकान वापस न जमा पाता। सुरेश भैया सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। अब से मैं भी घर में हिस्सा दे पाऊंगा और भैया को खर्च उठाने में मदद कर पाऊंगा। यह कहकर नीरज सुरेश को फ़ोन मिलाने लगा, मगर अब रेखा के मन में पाप आ गया। वह नीरज से बोली, नीरज मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी फ़ोन मत करो। नीरज फ़ोन कट करते हुए बोला, क्या बात है रेखा? रेखा बोली, नीरज, वैसे भी तुम्हारे भाई सुरेश घर का सारा खर्चा उठा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो घर में यह सब बताने की क्या ज़रूरत है कि हमारी दुकान अच्छे से चल रही है। हम यह जो सारा पैसा कमा रहे हैं वह जमा करेंगे ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। नीरज बोला, यह तो बड़े भाई से धोखा करना हो जाएगा। रेखा, मेरा मन नहीं मानता ऐसा करने को। रेखा बोली, नीरज तुम बुद्धू ही रहोगे। अब हमें अपने लिए सोचना चाहिए। तुम्हारा बड़ा भाई मूर्ख है जो सभी पर जान न्यौछावर करता है। तुम उसकी तरह मत बनो। वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी इतने वर्षों से पूरे घर का सारा खर्च उठा रहे हैं, तो फिर भी उन्हें क्या ही मिल गया। मैंने देखा है उन्हें कैसे खुद का मन मारकर पैसे बचाते हैं दोनों, ताकि घर वालों की ज़रूरत पूरी कर सके। और अगर हम लोग भी यह पैसा घर में देने लगे तो हमारी भी हालत उन्हीं की तरह हो जाएगी। हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और अपना पैसा अलग ही रखेंगे ताकि हम अपने बड़े बड़े ख्वाब पूरे कर सकेंगे। और यह सुधा भाभी जो पूरे घर में शासन चलाती हैं, चला लेने दो उन्हें अभी शासन। बाद में सभी के लिए कर करके ठन ठन गोपाल हो जाएंगी, तब मैं उनका मज़ा लूँगी। नीरज पहले तो ना नुकुर कर रहा था, मगर बाद में उसे भी रेखा की बात सही लगी। नीरज और रेखा ने घर में यही नाटक जारी रखा कि उन दोनों की दुकान अब तक जमी नहीं है, और दूसरी तरफ ढेरों रुपए की बिक्री करते गए और बैंक में पैसा जमा करते गए। रोज़ रात को दुकान से आकर दोनों मुंह लटका कर बैठ जाते, ताकि सभी को लगे कि नीरज की दुकान चल नहीं रही है तो उनका मन नहीं लगता है, और अपने कमरे में आकर दोनों खूब मज़ा करते। रेखा थैले में छुपा छुपा कर ड्राई फ्रूट्स और फल लाती, जो वह अपने कमरे में छुपा कर खुद भी खाती और नीरज और अपने बच्चों को भी खिलाती। बच्चों को बाहर किसी से भी बताने को न कहती। बच्चे भी संयुक्त परिवार में कुछ ना बताते। उनके मज़े हो रखे थे। बैंक में पैसा जमा हो रहा था, वह अलग। यहाँ सुरेश और सुधा खुद के लिए कटौती करते, मगर पूरे घर को कभी कमी नहीं आने देते। आज सुधा बोली, सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, दाल चावल गेहूँ सब लाना है। सुरेश बोला, हाँ सुधा, इस महीने माँ बाबूजी की दवाइयों में ज़्यादा खर्च हो गया है और बच्चों की स्कूल फीस भी बढ़ गई है, तो थोड़ा बजट हिल गया है। मगर तुम चिंता ना करो, आज कैसे भी राशन का इंतज़ाम कर दूंगा। सुधा भी जानती थी पति पर कुल मिलाकर 10 लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए तो वह भी घर का काम होते ही दुकान पर साथ देने आ जाती थी। बस इन दोनों के मन में नीरज और रेखा की तरह मैल नहीं था, और वहाँ नीरज और रेखा अपनी मनमर्जी कर रहे थे। अपने ही घर में अपने लोगों को धोखा देकर दोनों बहुत खुश थे। दुकान पर भी आए दिन मज़े होने लगे थे। अपनी मनपसंद की चीज़ें मंगवाते और भरपूर आनंद उठाते।
एक दिन अचानक रेखा के मुंह से खून निकलने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो सारी जांच हो गई और जिस बात का डर था वही हुआ। रेखा को छाती में गांठ थी जिसने कैंसर का रूप ले लिया था और अब डॉक्टर लाखों का खर्च बता रहा था। सुरेश नीरज से बोला, नीरज इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है, अब हम रेखा का इलाज कैसे करवाएंगे। नीरज पहले तो निरुत्तर हो गया, फिर मानो उसे अपने किए सारे कुकर्म याद हुआ है और वह सुरेश भैया और सुधा भाभी के सामने फपक फपक कर रो पड़ा और बोला, भैया भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह सब हमारे कुकर्मों का ही नतीजा है। हमने आप लोगों से छुपा छुपा कर बहुत पैसा जमा किया है और उन पैसों से बहुत ऐश किया है जो अब निकालने का वक्त आ गया है। सुरेश आश्चर्यचकित होकर बोला, कैसा पैसा नीरज। नीरज बोला, भैया मेरी दुकान लगभग 1 साल से बहुत अच्छी चल रही थी, मगर हम दोनों पति पत्नी के मन में लालच आ गया और हमने आप लोगों को यही बताया कि अभी तक दुकान जमी नहीं है। हमने वह सारा पैसा बैंक में जमा किया और खूब उड़ाया भी। भगवान ने हमारे कुकर्मों का बदला हमसे ले लिया भैया। हमने आपसे धोखाधड़ी करके यह पैसा जमा किया था, इसलिए अब यह पैसा दवाइयों में खर्च होगा। भगवान ने हम दोनों को सजा दी है, बोलकर नीरज रो पड़ा। सुरेश और सुधा यह सब सुनकर निरुत्तर थे। सुधा रेखा से मिलने अस्पताल के कमरे में पहुंची तो देखा रेखा भी रोते रोते सुधा भाभी से माफ़ी मांग रही थी और बोली, भाभी शायद इसीलिए मेरे साथ अब यह सब हो रहा है। काश मैंने आप लोगों को धोखा न दिया होता। सुधा को रेखा की हालत पर तरस आ रहा था। वह बोली, रेखा जो हुआ उसे भूल कर अब आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। पैसा जितना चाहे चला जाए, बस एक बार तुम ठीक होकर घर आ जाओ, सब यही चाहते हैं। रेखा का कैंसर अभी पहले स्टेज पर ही था। कुछ दिनों तक इलाज चला और रेखा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन रेखा और नीरज अब बिल्कुल बदल चुके थे। अब वो अपने साथ साथ घर परिवार का भी पूरा ध्यान देते और घर के खर्चे में भी पूरा योगदान देते। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।